घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा जाहिर है करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। प्रणब मुखर्जी की जो भारी जीत उनको हासिल हुई है, राष्ट्रपति, देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेंगे, 13वें राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में, और टेन्योर के रूप में अगर देखें तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेंगे। 25 जुलाई को वो राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको ये शपथ दिलाएंगे। उनके निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री सोनिया गांधी समेत कई दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। यहाँ तक कि पीएस संगमा, जो उनके विरोधी थे, उन्होंने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। लेकिन संगमा साहब ने एक बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनकी हार देश के जनजातीय समुदाय की हार है। एक अहम मसले को उन्होंने रखा अपनी हार के बाद। दूसरी बात उन्होंने कही कि केंद्र सरकार ने राज्यों को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पैकेज दिए, यानी कि उनका कहीं ना कहीं इशारा था, साफ किया कि मतों को, वोट को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। ये दो अहम बातें हैं चुनाव पर जो परिणाम आए उसके बाद संगमा के। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश कुमार जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे पास अरविंद जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जाहिर है प्रणब मुखर्जी के बारे में किसी को ये उम्मीद थी नहीं कि वो चुनाव हार भी सकते हैं। ये थी कि अंतर कितना होगा, मतों का अंतर कितना होगा, बहुमत कितना ज़्यादा उनको वोट मिलते हैं, और उनको नियरली 70% वोट उनको मिला है, 70% वोट उनको मिला है। तो पूरे चुनाव को अगर देखें, प्रणब मुखर्जी को देखें, संगमा के बयान को देखें, देश की स्थिति को देखें, तो ये सबसे पहला कि इस राष्ट्रपति चुनाव में क्या अलग आपने पाया? देखिए, इस राष्ट्रपति चुनाव में जो तीन इसके ऐसे पहलू हैं जिनको कि भविष्य की राजनीति की दृष्टि से और देश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहला कि इस चुनाव के पूर्व, चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व राजनीतिक दलों की कवायद, चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रणब मुखर्जी पर लगाए गए आरोप उसकी कानूनी लड़ाई में ले जाना, और चुनाव परिणाम के अंक गणित में जो उलट पलट देखा गया है, और एक तीन पहलू, मेरे से शायद गलती हो गई, 4, और चुनाव परिणाम आने के बाद जो संगमा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने घोषणा किया कि इसको हम फिर से न्यायालय में ले जाएंगे। ये चारों ऐसे पहलू हैं जो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में इस ढंग से कभी दिखे नहीं थे। अब आप देखिए, इस समय जैसा कि आपने कहा कि रायसीना पहाड़ी के उस विशाल भवन में प्रणब मुखर्जी का अधिकृत तौर पर प्रवेश होगा, इसको लेकर कोई संदेह किसी को नहीं था। यद्यपि पीएस संगमा ने कई बार कहा कि परिणाम चमत्कृत करने वाले होंगे, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण था, निर्वाचक मंडल का जो अंक गणित था, उसको देखते हुए चमत्कृत होने का कोई कारण नहीं था। अगर थोड़ा बहुत चमत्कार हुआ तो यह हुआ कि मैं जो आकलन कर रहा था कि प्रणब मुखर्जी को सामान्यतः 6,40,41,000 के आसपास मत आना चाहिए था, लेकिन 7,11,000 का ऊपर मत आया है जी। तो इसका 7,13,663 वोट, 7,13,663 वोट। तो इसका अर्थ यह है 763 वोट जी, कि संपर्क का वोट तो उनको मिला ही है। संगमा अपनी घोषणाओं के अनुरूप संपर्क में तो छेद नहीं कर सके, लेकिन जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की दीवार है उसमें जरूर जगह जगह छेद हो गए हैं, और उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो कि 2014 के चुनाव की दृष्टि से राष्ट्रपति को एक पूर्व पीठिका मान रही थी, उसके घर में ही छेद हो गया है। यह बहुत एक ऐसा संकेत है जिसके परिणाम आएंगे। जो पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करने वाली है, उसमें केवल राजग का बिखराव ही महत्वपूर्ण नहीं था, जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में लग रहा था कि राजग एक हो गया, लेकिन इस चुनाव ने बता दिया कि राजग की तो बात छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी में ही, और जिसको कि भविष्य का नेता बनाया जा रहा है, उसके प्रदेश के एक विधायक ने मत डाल के और सरेआम घोषणा कर दिया कि हमने प्रणब मुखर्जी को मत दिया है। गुजरात से, कर्नाटक में आपने देख लिया है क्रॉस वोटिंग वहां पे। अब संकट यह है कि इसमें व्हिप नहीं है कि आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई कर्नाटक में करते हैं तो वहां सरकार गिर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी अगर इसका अपना घर ही नहीं संभला? तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व 3-4 महत्वपूर्ण अहम सवाल इसके आपने और कैसे वो विस्तारित वो करेगी।
नहीं, ये जो इस समय संपर्क की दृष्टि से जो महत्व का विषय है कि इसी चुनाव के बीच में आखिर आप देखिए, चुनाव प्रक्रिया जिस दिन मतदान हो रहा था उसी दिन राहुल गांधी ने घोषणा कर दिया कि अब हम बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये दो बातें हुई कि संपर्क को, माने कांग्रेस को भी भविष्य का नेतृत्व मिला, उससे हम सहमत असहमत और संपर्क को मिला, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर जो है आत्मबल गिरने का जो है कि गिरने की परिणति हुई और वहां नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। ये दोनों में दो अंतर है इस चुनाव परिणाम के। अरविंद जी, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए अवधेश भाई इसकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से भी देखें। इस चुनाव का कोई बहुत दूरगामी परिणाम नहीं आएगा। जैसे कर्नाटक में 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में सफल रही, शेट्टार को ला करके, सदानंद गौड़ा को हटा करके। तो ये विषय भी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये कोई बहुत इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जी। और बाकी तो सब कुछ प्रत्याशित था। ये तो चुनाव लड़ने से पहले ही जीत गए थे। डेमोक्रेसी में अंक गणित का जो मतलब होता है उस हिसाब से तो पहले से जीत तय थी। हाँ, लेकिन थोड़े वोट इनको ज्यादा मिले, कुछ क्रॉस वोटिंग हुई गुजरात में जैसा बताया गया, अभी कर्नाटका में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुछ इधर कर दिया जी। तो लेकिन मुझे कुल मिलाकर के इसका जो, अगर आप इस हिसाब से देखें कि 2014 में सोनिया के नेतृत्व में जो भी है वो कुछ ज्यादा कर लेगी, और ये ऐसा कुछ नजर नहीं। क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी आप देख लीजिए तो फिर अब ये शिवसेना और ये जदयू फिर वापस हो गए हैं अपने संगठन में, अपने गठबंधन में जी जी। और हो सकता है कि कह रहे हैं कि इसके राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई बहुत अहम इसका असर आपको आने वाले समय में नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जी, नहीं। चलिए अवधेश जी, जो महत्वपूर्ण बात है, एक और गंभीर बात जो आपने चार गिनाए, उसके अलावा एक और है कि 15 सांसदों ने, उनका 15 सांसद ऐसे हैं जिनका वोट इनवैलिड हुआ। यानी देश के प्रतिनिधित्व करने वाले 15 सांसद ऐसे हैं, मुलायम सिंह जी को छोड़ दें अगर तो 14 ऐसे सांसद हैं जिनके वोट को रद्द किया गया, निरस्त किया गया, इनवैलिड किया गया। यह कितनी गंभीर बात है? ये तो गंभीर बात है ही है कि इस गणतंत्र में हमने ये जो जिसके बारे में महिमा मंडन होता है कि हमारा लोकतंत्र इतना महिम है, इसमें संस्कार और व्यवहार से गंवार, मैं अनपढ़ नहीं कर रहा हूँ, संस्कार और व्यवहार से गंवार। हाँ, अगर लोग बेईमान लोग, हो सकता है उसमें से कुछ ने जानबूझ करके अपना मत जो है उनको कोई खींच रही हो, अपना मत जो है इनवैलिड कराया भी हो। आप कैसे कह सकते हैं जिस प्रकार के लोग जीत के आ रहे हैं। लेकिन मैं जिस ओर इशारा कर रहा था वो ये है कि देखिए इस चुनाव ने बिल्कुल साफ कर दिया है जो हमारे देश का राजनीतिक क्षरण है उसका बड़ा भयावह रूप इसमें दिखा है। यह साफ है कि आने वाले समय में पार्टियां और नेता, देखिए कि कोई भी अपने गठजोड़ के प्रति या उस प्रकार से निष्ठा नहीं है। ये सबके अंदर अंतर विरोध दिख रहा है। इस समय नीतीश कुमार ने फिर इसी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के बीच में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी को उछाला और साथ ही साथ प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। ये दोनों सोची समझी रणनीति के तहत था। उसका परिणाम यह हुआ कि न केवल उनको पैकेज मिला, एक की जगह 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय मिले और उनके लिए तीनों गठबंधन का दरवाजा खुला हुआ। अगर वो चाहें उपराष्ट्रपति चुनाव में लौटे हैं तो इस समय का वातावरण यह है कि भविष्य की दृष्टि से पूरी कर दीजिए। साथ ही साथ आप मुलायम सिंह मायावती की स्थिति देखिए। मुलायम सिंह ने एक दिन पहले जो कुछ भी संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, दूसरे दिन वो पलट गए। उस पलटने के पीछे जिस प्रकार से न तो शिवसेना और जनता दल यू के पास कोई नैतिक और मान्य तर्क नहीं है कि उसने राजग के उम्मीदवार का विरोध क्यों किया, उसी प्रकार से मुलायम सिंह के पास इसके कोई नैतिक और मान्य तर्क नहीं है कि उन्होंने अपनी बात से पलटी क्यों खाई। तो यह है कि उत्तर प्रदेश को उसका परिणाम यह आया है, जैसा कि संगमा जी ने आरोप लगाया, मैं वो आरोप नहीं लगाऊं, लेकिन उत्तर प्रदेश को 12वीं योजना में
उनके मुंहमांगा जो है जितना बड़ा पैकेज चाहिए था वो मिला है। इसलिए भविष्य में ये पार्टियां जो हैं वो इसी प्रकार से अपने राजनीतिक हित या व्यक्तिगत हित के आधार पर निर्णय लेंगे। और चूंकि इस समय सरकार संपर्क की है, इसलिए सरकार होने के बाद बहुत कुछ अपने हाथ में रहता है। इसलिए सरकार पर 2014 तक का जो संकट कुछ दिख रहा था वो इस समय नहीं दिखता है। ममता बनर्जी ने भी घोषित कर दिया है कि मैं जो है केंद्र में सरकार के साथ हूं, प्रदेश में मैं अलग रहूंगी। और उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भले ये कह रहे हैं, मैं भी ये मानता हूं कि जनता दल कांग्रेस के साथ कैसे जाएगी, लेकिन वो एक संकेत होता है जिससे ये पता चल जाता है बुनियादी तौर से आप ये नहीं कह रहे हैं कि राजनीतिक में चूंकि विचारधाराओं का कोई नहीं, उसका मोल नहीं रह गया है, कोई उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये तमाम चीजें कन्वीनियंस के लिए और स्वार्थ बस राजनीति के जो उससे जो फायदे और नुकसान के आधार पर कैलकुलेट किए जा रहे हैं कि क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। चलिए, फिलहाल जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि प्रणब मुखर्जी, आप नीतीश कुमार ने, शरद यादव जी ने कहा, अन्य लोगों ने भी कहा कि प्रणब मुखर्जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका अनुभव है, उससे राष्ट्र को फायदे होंगे। राष्ट्रपति के पद के लिए सुयोग्य व्यक्ति का चयन हुआ है, उन चयन मतलब उनका चुनाव हुआ है, लोग जो चुनाव जिन लोगों ने किया है। देखिए, एक सफलता जो है ना, मनुष्य की अनेक सफलताओं को, गलतियों को ढकती है और सफलता का श्रेय लेने वाले बहुत होते हैं, असफलता को कोई भी गोद नहीं लेता है। आखिर इसी प्रणब मुखर्जी के खिलाफ ये सारी पार्टियां उनकी आर्थिक नीतियों की विफलता को लेके, महंगाई को लेके, उद्योगपतियों को दिए जाने वाले पैकेज को लेके, रुपयों के गिरते हुए मूल्य को लेके, बढ़ते व्यापार घाटा को लेकर के, शेयर मार्केट के गिराव को लेकर के, बैंकों के जो है एनपीए हो जाने के लिए लगातार हमला कर रही थी। ये इतने योग्य कैसे हो गए कि हाँ, ये बात ठीक है कि प्रणब मुखर्जी के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद पहली बार राजनीति की मुख्य धारा का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है। उसका अपना व्यक्तिगत संबंध सभी पार्टियों से है, लेकिन वो सारा समर्थन और इतना मत जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रबंधन कौशल का है, तो प्रबंधन कौशल में बहुत सारी चीजों में कैसे संसद में वो फेल कर जा रहा है। प्रबंधन कौशल का है, यूपीए के एकजुट होने का है, या प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व का है। मैं कहूंगा कि ये परिणाम जो आए हैं ये समय का चक्र है। इस चक्र में राजनीतिक क्षरण की गति ज्यादा तीव्र हुई है और उसी में प्रणब मुखर्जी को अपने संगठन से, अपने विचार से अलग होकर के मत दिया है, जिसका कोई सैद्धांतिक और जिसका कोई व्यवहारिक आधार भी नहीं है राजनीति में। अरविंद जी, कितना सहमत है आप इस बात से कि राजनीतिक क्षरण और जो उनका जो ये पूरे चुनाव परिणाम के बारे में जो अवधेश जी का विश्लेषण है, आकलन है? नहीं, अवधेश जी का आकलन सही है और राजनीतिक क्षरण तो हो रहा है। और एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाया कि प्रणब मुखर्जी साहब के राष्ट्रपति होने पर कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि बहुत योग्य व्यक्ति हैं, तो एक चीज़ तो सारा देश जानता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास करने के लिए कितना बचा रहता है, क्या कर सकते हैं। नहीं, सर्वोच्च पद है, बहुत सारे उनके पास ऐसे समय होते हैं जब राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही अहम होती है। और अरविंद जी, अभी तक आप संविधान देखेंगे, राष्ट्रपति को इतने अधिकार हैं, किसी राष्ट्रपति ने अभी तक उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया है। राष्ट्रपति को देखिए, सरकार के संस्कार, उसका स्तर उठाने का विवेकाधीन बहुत सारे अधिकार हैं। राष्ट्रपति चाहे तो सरकार को नाके चने चबा दे। एक चीज इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को ढेर सारे अधिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं उसकी मजबूरियां हैं। सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टियां इधर उधर करके जोड़ घटाव करके उसे राष्ट्रपति बनाती हैं। निश्चित है कि कहीं न कहीं उसकी सिंपैथी फिर उस पार्टी से रह जाती है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा उपराष्ट्रपति का। लोकपाल बिल पर राज्यसभा को किस तरह से तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने स्थगित कर दिया, किसी से छिपा नहीं है। क्या वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, वो योग्य व्यक्ति नहीं थे? तो हम इस बात से सहमत नहीं है कि ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा इनके राष्ट्रपति बनने से। मैं ऐसा नहीं मानता। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद प्रणब मुखर्जी ने खुद क्या कहा। मैं सभी निर्वाचक मंडली को बधाई देना चाहता हूं और उनकी माध्यम से सभी लोगों को, जिन लोगों ने मुझे मदद किया ड्यूरिंग माय एंटायर पब्लिक लाइफ ओवर लास्ट 5 डिकेड्स, मैं इसलिए सबसे आभारी हूं।
आपसे आभारी हूँ। मैं इसी तक ही इतना ही कहूँगा, सब अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। संगमा को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे देखा न्यूज आइटम में, एक टीवी चैनल में उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया। आई अप्रिशिएट इट। आई अप्रिशिएट दैट। संगमा साहब ने क्या कहा, आपको वो भी हम दिखा देते हैं। I congratulate Shri Pranab Mukherjee on his victory, and I wish him success. What I am demanding is, from my experience in this election, I strongly feel that as in the case of elections to the Lok Sabha, as in the case of elections to the legislative assemblies, even for elections for the president and the vice president, there should be a code of conduct. ये थे जीतने वाले और हारने वाले। और यूपीए के घटक दल फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, वो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, एक एक्सपीरियंस्ड शख्स इस कुर्सी पर बैठने वाला है और मुल्क की बहुत सी चुनौतियाँ हैं, उनमें इनकी बहुत ज़रूरत है। ये बेहतरीन चीज़ हुई है कि एक सीरियस पॉलिटिशियन जिन्होंने बहुत से पद, हर पद पे अच्छी तरह से काम किया है, वो अब हिंदुस्तान के सदर बने। और आपने प्रणब मुखर्जी और संगमा साहब को सुना। अवधेश जी, संगमा साहब ने जो बात कही है वो कितना गंभीर है, और उसमें कौन सी बातें सबसे ज़्यादा गंभीर है? देखिए, पीएस संगमा लंबे समय बाद, जब एक बार 1999 में उन्होंने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था, तो देश भर में चर्चा का विषय बने थे, और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद पहली बार पीएस संगमा की सक्रियता और सुर्खियां जो है देश ने देखी है। इस चुनाव को मैं इस बात से निजी तौर पर भी दुखी हूं कि पीएस संगमा और उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार से देश के प्रथम नागरिक के चुनाव पर कालिमा पोती है, लगातार ऐसे बचकाने और निराधार आरोप लगा करके और फिर उसको कानूनी पचड़े में भी ले जा रहे हैं, उससे कोई संगमा साहब की छवि अच्छी नहीं बनी है। खासकर जब से एनडीए में सुब्रमण्यम स्वामी जैसा एक महान विभूति जो अपनी पार्टी के स्वयं नेता है, आगमन हुआ है, कुछ ज्यादा ही, क्योंकि वो वन मैन डिस्ट्रक्टिव आर्मी है। वो भले और डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लगातार, तो उनकी ही कोशिश थी कि इन्होंने हस्ताक्षर गलत कर दिया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान से इन्होंने त्यागपत्र ही नहीं दिया। अब बताया नहीं, अभी तो रविंद्र भारती के जो है अध्यक्ष हैं, और जो बीरभूम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है उसके उपाध्यक्ष है, वो सब कह दिया, चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, लेकिन लगातार ये आरोप लगाते रहे कि ये फेक है। पहला। दूसरा यह है कि यह चुनाव आदिवासी भर से गैर आदिवासी का नहीं था, इस प्रकार का चुनाव नहीं था। आदिवासी भर से आदिवासी कोई हो, जैसे हम लोगों ने आरंभिक दिनों में इस विषय पर चर्चा की थी कि इसमें इस बार ईसाई क्यों नहीं होना चाहिए। शुरुआत हम लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव पर बहस पर यहीं से की थी। तो उसी प्रकार से ये बहस का विषय है, कोई आदिवासी हो उसमें हम लोगों को कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें आदिवासी इस प्रकार से उनको सारा उम्मीदवार अपना मान के चल रहे थे, इससे हम लोग सहमत नहीं है। वो जो कुछ कह रहे हैं वो एक समझदार, बुद्धिमान, देश की चिंता करने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों लेकिन ये संकेत ठीक नहीं है, नहीं, अच्छा नहीं है। और मैं फिर ये आग्रह करूंगा, पिछली बार भी हमने दूसरे चैनलों से यहां से भी लेख लिख के भी आग्रह किया था कि कृपया राष्ट्रपति चुनाव को कलंकित न करें, उसमें गंदगी न फैलाएं। अब जो चुनाव परिणाम आ गया उसको फिर से प्रश्न खड़ा करना, हालांकि मुझे संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है कि वो जब तक राष्ट्रपति है उस पर तो कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। और चुनाव आयोग ने तो कहा कि हम गुण और दोष में नहीं जाएंगे, हम इसको खारिज करते हैं। तो ये एक पहली बार इस प्रकार के आरोप लगातार लगते रहे एक व्यक्ति पर। आपको लगता है, किसी से पूछा जाए कि प्रणब मुखर्जी जैसा एक अनुभवी व्यक्ति वो त्यागपत्र नहीं देगा, उसके लिए राष्ट्रपति का पद महत्व है या वो रविंद्र भारती का उपाध्यक्ष होना? इतना तो उनको ज्ञान होना चाहिए। देश के गले ये बात नहीं उतरी लगातार। ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक फायदे नुकसान के आगे नहीं जा रहे हैं। कुछ नहीं, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी का प्रभाव है एनडीए पर, जिसमें भाजपा भी आ गई। भाजपा के नेता सुषमा स्वराज को देख रहे थे कैसे इशू बना रही थी।
एकदम बचकाना जो है विपक्ष पार्टी ने वो सबसे वो किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और देखेंगे प्रणब मुखर्जी का जो सफर रहा है राजनीति का वो भी दिखाएंगे आपको, और साथ ही साथ दिखाएंगे कि अन्य जो राष्ट्रपति बने हैं उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उनकी जो भूमिका रही है, उन्होंने जो किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।